हमारे स्टूडेंट्स जब अपने मन की बात करते हैं ना और बिल्कुल वैसे ही क्वेरी पूछते हैं जैसे वो पूछना चाहते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करती हैं क्वेरीज। आइए देखते हैं। ये है ग्रेड 10 में लाइट चैप्टर में से बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेरीज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वर्ड बाय वर्ड आता है, लेकिन सिर्फ लिख सकता हूं। ये प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की। दे कैन राइट रटने के बाद, बट दे डो नॉट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्वेरी नंबर 2 देखिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल शब्द आता है, बाकी सब एबनॉर्मल है। हाउ हर्ट ही इज। नॉर्मल एबनॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन अनफिल्टर्ड क्वेरी का अवार्ड जाता है इस क्वेरी को, जहां पे स्टूडेंट ने बिल्कुल बेधड़क होकर लिखा है, मिरर में शक्ल दिखाने लायक नहीं रह गया मिरर पढ़ने के बाद। सैड बट ट्रू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस क्वेरी का रिजॉल्व पूरी तरीके से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के वीडियो में, और अगर पूरी तरह ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं पूरे साल, तो ज्वाइन करिए लाइव क्लासेस ऑन स्पीकिंग चॉक्स विद मी। नाउ द थिंग इज कि क्वेरी अगर नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे क्या हो सकता है? राज है कुछ ऐसी बातें जो हमने शायद ध्यान नहीं दी। जैसे कि इस केस में आपने मिरर्स देखे हैं, आपने रियर व्यू मिरर भी देखा है कार में लगा हुआ, आपने नॉर्मल घर में मिरर भी देखा है जहां पे हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ये स्फेरिकल मिरर है या कर्व्ड मिरर है, लेकिन है तो मिरर, इसमें हमारी शक्ल दिखती है। शक्ल दिखती कैसे है? लाइट इस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे वापस आती है। लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आती है वापस, तभी इमेज बनती है। ये हमें एक बेसिक सा सेंस है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बारी आती है तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जैसे कि नॉर्मल, पहली बार हमने सुना होता है ये शब्द। प्लेन, सेम प्लेन, हमने पहली बार, या मे भी ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं तो जब छोटा था तो प्लेन का मतलब एरोप्लेन समझता था। ऐसा आपके साथ भी जरूर होता होगा ना। ये है स्टूडेंट के मन की बात। आइए देखते हैं कि ये दो शब्दों का पहले मतलब क्या है, बिफोर वी अंडरस्टैंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने ऐसे विकेट्स गड़े हुए जरूर देखे होंगे। मैं जानता हूं आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, और इंडिया में क्रिकेट का जो फीवर है, तो शायद ही कोई बच्चा हो जिसको ये ना पता हो कि विकेट ऐसे करके स्टंप्स लगाए जाते हैं क्रिकेट खेलते वक्त। ना आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये ग्राउंड है और ये विकेट है, इनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। नाउ अगर मैं बोलूं पॉइंट ए, तो ये है नॉर्मल ए पर, ओके। तो नॉर्मल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक सरफेस जिस पे नॉर्मल बनाएंगे, वो सरफेस यहां पे है ग्राउंड। और कहां पे बनाएंगे? ये पोजीशन, ये पॉइंट, ये है ए। तो ए पे नॉर्मल बनाना है तो हम बोलेंगे ठीक है, सरफेस है ग्राउंड, ग्राउंड पे ए पॉइंट के ऊपर एक विकेट गाड़ दो, बन गया नॉर्मल। अगर बी पे बनाना है तो लेट्स से ये वाली विकेट, सी पे बनाना है तो ये वाली विकेट। तो दैट मींस नॉर्मल बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। किसी भी सरफेस पे एक पॉइंट लोकेट करिए और वहां से 90 डिग्री बना दीजिए उस सरफेस पे, उस सरफेस से 90 डिग्री बना दीजिए, ठीक ऐसे जैसे कि एक विकेट गड़ी हुई है। तो अगर किसी भी सरफेस पे आपको 90 डिग्री बनानी पड़ जाए एक पॉइंट पे, तो आप बना लीजिए। नाउ सेकंड चीज, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है छोटे बच्चों के लिए। बड़े होकर तो ये बात बहुत ही आसान हो जाती है। लेकिन इस काइट को देखिए, इस काइट में ये लगी हुई है, तीली बोलते हैं, वुड बोलते हैं, जो भी बोलना आप बोलिए, इसको लकड़ी लगी हुई है, एक लकड़ी ये भी लगी हुई है। तो ये दोनों लकड़ियां एक पेपर पे चिपकी हुई हैं। Now we can easily and comfortably say that these both lines are in same plane. अगर मैं यहां पे एक और लकड़ी लगा दूं, ऐसे चिपका दूं, एक लकड़ी ऐसे चिपका दूं, तो बोलूंगा all these lines are in same plane. Yes, same plane मतलब एक ही जगह पे। अगर कोई 3 लाइनें एक प्लेन पे हैं, तो अगर मैं उनमें पेपर चिपकाऊं तो एक पेपर चिपका सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड को देखिए, ये एक प्लेन है, ये एक लाइन गई, ये एक लाइन आई, ये सब सेम प्लेन पे है। लेकिन अगर ये लाइन यहां से बाहर निकल जाए तो वो प्लेन अलग हो जाएगा, सेम प्लेन नहीं रह जाएगा। तो सेम प्लेन का मतलब क्लियर हो गया, नॉर्मल का मतलब क्लियर हो गया, सेम प्लेन का मतलब क्लियर हो गया। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम कैसे समझ सकते हैं। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बचपन में हमने देखा है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी ने भी इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन तभी सामने ऑब्जेक्ट आ जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो शैडो बनती है। हमने भी बनाई है। लाइट चली जाती थी तो एक टॉर्च जला के अपने हाथों से डिजाइन बनाते थे, कभी आदमी, कभी पंछी, कभी खरगोश, कभी डॉग, राइट? ओके, सो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और भी बातें लिखी हुई है कि भाई अगले साल हम पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल है कि वेव है, कि वेव थ्योरी पढ़ेंगे, कि पार्टिकल नेचर इन वेव थ्योरी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस ग्रेड के लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और उसके बेसिस पे
एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए भाई मुझे कैरम से अच्छी चीज नजर नहीं आई। कैरम बोर्ड में क्या होता है, एक स्ट्राइकर होता है, आपको अगर इस गीटी को मारना है और आप डायरेक्ट नहीं हिट कर सकते तो आप यहां से यहां मारेंगे, यहां से यहां मारेंगे, तो इसका मतलब ये स्ट्राइकर भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तभी तो स्टूडेंट की क्वेरी है, कैन यू फाइंड सिमिलैरिटी बिटवीन लाइट एंड द स्ट्राइकर? यस, देयर इज अ सिमिलैरिटी, स्ट्राइकर आल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब इस कैरम बोर्ड का आप ध्यान से देखिए, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद कैरम बोर्ड, राइट? कैरम बोर्ड के साथ तो वो जुड़ा ही हुआ है, कॉर्नर बाउंड्री पे भिड़ा यहां पे। अगर मुझे यहां पे नॉर्मल बनाना हो तो मैं ऐसे भी नॉर्मल बना सकता हूं बाहर की साइड, और एक नॉर्मल बना सकता हूं मैं बोर्ड के ऊपर। अब मैंने बोर्ड के ऊपर ही 90 डिग्री क्यों बनाया? ताकि ये लाइन और ये लाइन तीनों सेम प्लेन पे रहें, ठीक है? अब आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल आपको इस वाले एंगल के बराबर नजर आ रहा है ऑटोमेटिकली। इस लाइन को मैं बोलूंगा नॉर्मल एट पॉइंट ए। ये देखो के ए आ गई मेरी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नहीं है, बेसिकली स्ट्राइकर आ रहा टक टकराया, वापस चला गया, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है। तो ये आना, ये जाना। लेकिन मैंने नॉर्मल बनाई क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन आता है। जब मैं छोटा था तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये क्यों करते हैं, बस बता देते हैं नॉर्मल है, ये एंगल है, ये इसके बराबर है। अरे नॉर्मल इसलिए बनाया कि एंगल बनाने के लिए मुझे 2 आर्म्स की जरूरत थी, अगर मैं इस एंगल आई को बनाना चाहूंगा तो मैं नॉर्मल के बिना बनाता कैसे, है ना? सो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल टू आर है, साफ नजर आ रहा है, और ये तीनों कैरम बोर्ड के ऊपर है, यानी कि सेम प्लेन पे है ना? इंटरेस्टिंग। तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, और ये तीनों की तीनों लाइंस बोर्ड के ऊपर है, राइट? इसका मतलब सेम प्लेन पे है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक शाइनी सरफेस हो, मिरर, जिसमें एक रे आ रही हो, इंसिडेंट रे, और वो किसी पॉइंट पे टकराए, तो ठीक उस पॉइंट पे हम बनाएंगे नॉर्मल। और नॉर्मल कैसे बनाएंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों आ जाए सेम प्लेन पे, और ऐसा करते ही आई इज इक्वल टू आर होगा हर बार। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। नाउ अगर सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है तो भी आई इज इक्वल टू आर होगा, लेकिन हर बार ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये देखिए सारी की सारी एक साथ पैरेलल नहीं है। जैसे इंसिडेंट रे पैरेलल थी, वैसे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, ये डिफ्यूज्ड हो गई, ये आसपास बिखर गई, इसीलिए हमें हर चीज चमकती हुई नहीं नजर आती। दीवारें हमें दिखती जरूर है, लेकिन इतनी शाइनी नहीं दिखती जैसे कि मिरर, क्योंकि हाईली पॉलिश सरफेस ही ऐसा काम कर सकता है। जो पॉलिश ना हो, स्मूथ ना हो, वो दिखेगा तो सही बट चमकेगा नहीं, राइट? तो अब अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहली बात तो सही है, आई इज इक्वल टू आर है, क्लियर। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट के बीच, नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है? ये एक रे है, ये एक रे है ना? ये एक रे है, ये एक रे है, रे आ रही है और जा रही है। लेकिन ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन है इमेजिनरी लाइन, हमने बनाई है ताकि हम एक एंगल क्रिएट कर सकें। एंगल के लिए हमें एक लाइन चाहिए थी, राइट? इसलिए हमने ये लाइन बनाई है। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे वो लाइट गिर रही है उस पॉइंट पे बना हुआ है एक 90 डिग्री उसके साथ, सरफेस के साथ। नाउ द इंसिडेंट रे, देखिए ये रे है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, देखो नॉर्मल के साथ रे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है? द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए नॉर्मल के साथ क्या बताया जाता है?
किस जगह पे बनाई है, किस सरफेस पे बनाई है, तो कह रहा है टू द मिरर। और कहां पे बनाई है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे वो लाइट गिरी है आके उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया। और नॉर्मल का मतलब आपको पता है 90 डिग्री। सो नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दी, और तीसरी चीज क्या रहेगी? रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रे है। ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। तो बस सिंपल सी बात है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इन तीनों को अगर मैं चिपकाना चाहूं तो एक कागज के ऊपर चिपका सकता हूं। एनसीईआरटी ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। तो देखिए, बुक कहती है कॉर्नर में, यहां पे साफ साफ लिखा है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट फॉल्स ऑन इट, द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आई एनेबल अस टू सी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कैसे हमें चीजें दिखती हैं। लाइट ट्रैवल करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ऑब्वियसली मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ट्रैवल कैसे करेगी? लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। यहां पे बताया गया कि डिफ्रैक्शन, जो कि आप अगले साल पढ़ेंगे, जो लाइट की कैपेबिलिटी है कर्व करने की, स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व करने की, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो तो उसकी शेडो भी कास्ट नहीं होती, क्योंकि लाइट बेंड होके घूम के चली जाती है और कहीं पे शेडो नहीं बनती। इसके बारे में भी बात करेंगे अगली क्लासेस में। लाइट इज थ्रू अ वेव, थॉट एज अ वेव, तो वेव की तरह लाइट को थॉट किया, लेकिन पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर, इन दोनों का मिक्सचर पढ़ने वाले हो आप 11th क्लास में मजा आएगा आपको। द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बेसिस में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने दोनों देख लिए हैं। प्लेन मिरर के बारे में बात की, जो अभी हम डिटेल में करेंगे, कैसी इमेजेस बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी इमेज आपके साइज के बराबर बनी है। जितना दूर जाएंगे उतनी वो इमेज छोटी होती जाएगी, लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब आपकी टांग ऊपर और सर नीचे नहीं होता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब आपका राइट मिरर में लेफ्ट नजर आता है और आपका लेफ्ट मिरर में राइट नजर आता है। या आप कुछ लिखें और देखें मिरर में तो मिरर इमेज नजर आती है, मतलब उल्टा नजर आता है, वैसा नजर नहीं आता जैसा यहां पे लिखा है। दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। और कर्व्ड मिरर के बारे में शुरुआत में बोला गया, जो कि हम अगली क्वेरी में पढ़ लेंगे। तो ये हुआ हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप करते रहिए सेल्फ स्टडी, तभी तो ऐसी क्वेरीज आएंगी और स्टूडेंट हमसे डायरेक्टली अपने मन की बात कह सकते हैं और बन सकते हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। और अगर ये नोट्स आपको चाहिए जो मैंने थोड़ा बहुत लिखा, तो ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेरी के साथ। सी यू।